प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं +2 ज्योग्राफी से संबंधित और इसके अंतर्गत तीसरा लेसन चल रहा था विश्व जनसंख्या। विश्व जनसंख्या के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में हमने पहला कारक देखा था भौतिक कारक, और दूसरा कारक आर्थिक, और तीसरा कारक सामाजिक व सांस्कृतिक। भौतिक कारक में हमने देखा था कि स्थिति संबंधी, जल संबंधी, मृदा संबंधी, ये सारी की सारी जितनी भी विशेषताएं हैं ये प्रभावित करती हैं भौगोलिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से किसको प्रभावित कर रही हैं? जनसंख्या के वितरण को। उसी आधार पर हम आर्थिक दृष्टि से देखेंगे ऐसे कौन कौन से कारक हैं आर्थिक कारक के अंतर्गत जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, पहले कारक की बात करते हैं हम आर्थिक के अंतर्गत। खनिज। खनिज किस प्रकार से जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है? अगर देखिए, खनिजों की बात करेंगे, मान लो भारत की दृष्टि से देखिए, इन क्षेत्रों में खनिजों की क्या पाई जाती हैं? अधिकता पाई जाती है। जैसे छोटा नागपुर के पठार की बात करें, राजस्थान की बात करें, नीचे कर्नाटक के क्षेत्र की बात करें, इन क्षेत्रों में क्या है? खनिजों की अधिकता पाई जाती है। जहाँ खनिजों की अधिकता होगी वहाँ खनन कार्य आवश्यक होगा। ये मान लो इस क्षेत्र में लौह अयस्क बहुतायत रूप में पाया जाता है। लौह अयस्क इस क्षेत्र में पाया जाता है, तो इस क्षेत्र में ये तो जरूरी होगा कि यहाँ खनन कार्य होगा। मतलब खनिजों को खोदने की जो क्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं? खनन बोलते हैं। ये खनन कार्य जरूर होगा, और खनन कार्य होगा उसके लिए हमें क्या आवश्यक है? एक व्यक्ति तो कर नहीं सकता है, हमें कुछ श्रमिकों की आवश्यकता होगी। किन की आवश्यकता होगी? श्रमिकों की आवश्यकता होगी। और धीरे धीरे क्या होगा? खादान का जो रूप है वो बड़ा होता चला जाएगा, और श्रमिकों की संख्या भी क्या होती चली जाएगी? बड़ी होती चली जाएगी। तो जहाँ जहाँ खनिज क्षेत्र आपको दिखाई देंगे उसके आसपास में जनसंख्या का वितरण कैसा दिखाई देगा? जनसंख्या का वितरण दिखाई देगा आपको संघन। संघन क्यों दिखाई दिया है? क्योंकि यहाँ पर श्रमिकों को क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? रोजगार मिल रहा है। श्रमिकों को क्या मिल रहा है? रोजगार मिल रहा है। उस रोजगार के कारण क्या है? लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पलायन करना शुरू कर देते हैं। तो ये खनिज जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जैसे ये एरिया कैसे हो जाएगा? धीरे धीरे संघन हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई भी खनिज की मात्रा नहीं है, हो सकता है दूसरा कारक इफेक्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई कारक नहीं है जिससे जनसंख्या क्या होगी? प्रभावित होगी। तो यहाँ पर जो
आपको प्रदेश दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा? विरल। लेकिन जहाँ पर जनसंख्या को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक मिलता है, वहाँ पर जो वितरण का प्रतिरूप है कैसा मिलेगा? संघन मिलेगा। चलिए उसके बाद में हम बात करते हैं खनिजों की दृष्टि से। पहले ही हमने देख लिया था, जैसे हमने एंडीज पर्वत की बात की थी, वहाँ पर तांबा पेटी पाई जाती है। दूसरा हम बात कर रहे हैं उद्योग या औद्योगिकरण। उद्योग या औद्योगिकरण, उद्योग जहाँ जहाँ स्थापित होंगे। अब देखिए ये फैक्टर जो है ये क्या उत्पन्न करेगा? खनिज जो है ये क्या उत्पन्न करेगा? ये करेगा उद्योगों को। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब खनिज निकलेंगे, निकलकर वो खनिज कहाँ जाएंगे? इन खनिजों का रूप चेंज होगा, मतलब इनका विनिर्माण होगा। तो विनिर्माण कहाँ पर होता है? हमेशा उद्योगों में। जैसे देखिए लोहा ऐसा धातु है, खनिज है, वो हमें पता चल गया इस पर्टिकुलर एरिया में हमें मिल गया है, यहाँ से हमने खोद कर निकाल लिया। ये नहीं कि बड़े बड़े सिल्लियाँ यहाँ से लोहे से की मिलेगी, ये कभी नहीं होता है। क्या होता है कि मिट्टी में कुछ तत्व होते हैं खनिजों के। जैसे लोहे से की बात करते हैं तो एक सर्वे के दौरान ये देखा जाता है कि इस मिट्टी में किस तत्व की अधिकता है, तो वहाँ पर 90% उस मिट्टी में क्या मिलेगा आपको? लोहा ऐसा मिलेगा, लोहे तत्व। तो हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खनिज कौन सा है? लोहा ऐसा है। तो यहाँ से मिट्टी की खुदाई होगी, उसके बाद में उस मिट्टी का परिष्कृत रूप आपको लोहे सक के रूप में दिखाई देगा। और वो जो शुद्धता हमने अलग की है लोहे सक की, वो लोहे सक कहाँ जाएगा? फिर वो जाएगा उद्योगों में। और उद्योगों में उस लोहे सक या अन्य धातु से क्या मिलेंगे? अनेक सामान बनेंगे, किसी भी प्रकार के सामान बन सकते हैं। तो उनको बनाने के लिए कौन सा कारक आया? उद्योग आया। और इसी के कारण क्या होंगे? उद्योग अगर विकसित होंगे तो उद्योग स्वयं नहीं चल सकती हैं, बल्कि उद्योगों के स्थायीकरण के लिए एक प्रमुख कारक ये भी है कि इनके लिए किसकी आवश्यकता होती है? श्रमिकों की आवश्यकता होती है। श्रमिक क्या करेंगे? उसकी ढुलाई, उसकी बनाई, उसकी जो मशीनें हैं उन मशीनों को चलाने का कार्य, ये सारा कार्य कौन करेगा? श्रमिक करें। धीरे धीरे क्या होगा? मान लो इस ए क्षेत्र में ये लोग निवास करते थे, ये शहरी क्षेत्र था, यहाँ बी क्षेत्र है, यहाँ से इसकी दूरी है 50 किलोमीटर। अब ये श्रमिक यहाँ बी स्टेशन पर कार्य कर रहे हैं, ए स्टेशन से आते हैं, बी स्टेशन पे कार्य करते हैं और वापस चले जाते हैं ए स्टेशन पर। अब कुछ दिनों के बाद में ये लोग क्या करेंगे? धीरे धीरे इसके नज़दीक आना शुरू हो जाएंगे। अब कुछ दिनों के बाद में ये जहाँ कार्य कर रहे हैं वहीं पर अपना निवास स्थान बना लेंगे। तो इस उद्योग के चारों ओर धीरे धीरे क्या होने लगती है? बस्ती बननी शुरू हो जाती हैं। और जैसे बस्ती बननी शुरू हो जाती हैं फिर इसका स्वरूप क्या हो जाता है? धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो इस उद्योग के चारों ओर क्या हो जाता है? जनसंख्या धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है, रहनी शुरू हो जाती है। इससे आपको क्या होगा? वही प्रतिरूप आपको दिखाई देगा, संघन प्रतिरूप। धीरे धीरे जो जनसंख्या का वितरण है वो कैसा हो जाएगा? संघन हो जाएगा। किसके द्वारा? उद्योगों के द्वारा। एक प्रमुख उदाहरण हम ये भी देख सकते हैं, जापान क्षेत्र की बात करें तो जापान में एक क्षेत्र है कोबे ओसाका। ये औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। औद्योगिक दृष्टि से कौन से उद्योग के अंतर्गत बात करते हैं हम?
सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है जापान का एक क्षेत्र है कोबे ओसाका। तो कई बार पूछा हुआ है कोबे ओसाका जो औद्योगिक प्रदेश है ये किस देश का औद्योगिक प्रदेश है, ये कई बार पूछा हुआ है। तो आपको याद करना है कि कोबे ओसाका किस क्षेत्र का प्रदेश है, जापान का प्रदेश है। फिर हम आगे बात करते हैं नगरीकरण। अब देखिए एक ग्रामीण क्षेत्र होता है, नगरीय क्षेत्र होता है। क्या नगरीय क्षेत्र जनसंख्या को आकर्षित करता है? आप सोच के देखिए, क्या नगरीय क्षेत्र यहाँ ये क्षेत्र क्या लोगों को आकर्षित करता है क्या रहने के लिए? करता है तो क्यों करता है? बिल्कुल करता है नगरीय क्षेत्र। अब देखिए हम एक चीज देख रहे हैं, परिवहनीय सुविधा जो सुदृढ़ है वो कहाँ मिलेगी? यहाँ पर आपको कच्ची सड़कें मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको पक्की सड़कें मिलेगी, हाईवे मिलेगा, बढ़िया रोड मिलेगी, आपको अच्छी सुविधाएं मिलेगी परिवहन की दृष्टि से। फिर हम बात करते हैं साधनों की, परिवहन के साधनों की। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी या कुछ अन्य साधन मिलेंगे, लेकिन यहाँ नगरीय क्षेत्र में जाओगे तो यहाँ पर बड़े बड़े साधन मिलेंगे आपको। जैसे मेट्रो की बात करते हैं वो नगरीय क्षेत्र में ही चलती है। तो परिवहन की दृष्टि से नगरीय क्षेत्र बढ़िया हुआ। संचार, नेटवर्क की दृष्टि से, कम्युनिकेशन की दृष्टि से देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में जो नेटवर्क प्रॉब्लम है वो ज़्यादा रहती है, लेकिन नगरीय क्षेत्रों में ऐसा सिस्टम नहीं है। वहाँ पर जो संचार कम्युनिकेशन का सिस्टम है वो बेहतर मिलेगा आपको। आगे हम बात करें चिकित्सा की दृष्टि से देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी क्या है, कई जगह पर चिकित्सा की सुविधाएं बहुत कम पाई जाती हैं, लेकिन नगरीय क्षेत्रों में क्या है, बहुत अधिक मात्रा में जगह जगह आपको हॉस्पिटल मिल जाएंगे, जगह जगह आपको ट्रॉमा सेंटर मिल जाएंगे, बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। तो ये जो बिंदु हम डिस्कस कर रहे हैं, इन बिंदुओं के आधार पर ही दूसरी बात करें शिक्षा। हम जो शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं हम नगरीय क्षेत्रों में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ की जो सुविधा है वो ग्रामीण की अपेक्षा क्या है, सुदृढ़। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो हमने डिस्कस किए हैं ये नगरीय क्षेत्रों में बेहतर मिलते हैं। तो जो नगरीकरण है वो नगरीकरण क्या करेगा, जनसंख्या को प्रभावित करेगा, आकर्षित करेगा। यहाँ से ग्रामीण क्षेत्र से लोग क्या करेंगे, नगरीय क्षेत्र की ओर पलायन करना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, इस नगरीय क्षेत्र की आबादी धीरे धीरे क्या होती चली जाती है, बढ़ती हुई चली जाती है, जिसके कारण यहाँ पर जनसंख्या का सघन वितरण, सघन प्रतिरूप आपको दिखाई देता है। इस प्रकार से हमने देखा जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में आर्थिक कारक। अब देखिए आगे सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। सामाजिक व सांस्कृतिक कारक में ब्रीफली आपको बता देते हैं, जैसे धर्म, परंपराएं, सामाजिक मान्यताएं या सामाजिक संरचनाएं, ये सारे के सारे फैक्टर इस सामाजिक व सांस्कृतिक कारक के अंतर्गत सम्मिलित हैं। कैसे सम्मिलित? देखिए इन सभी चीज़ों का जनसंख्या वितरण से क्या मतलब है, क्यों यहाँ रखा गया है। देखिए सबसे पहले बात करें हम धर्म की, रिलीजन की, तो मनुष्य का जो स्वभाव है वो स्वभाव कैसा है कि जहाँ जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, अगर उसी कम्युनिटी के आपको वहाँ पर लोग मिलते हैं तो आप वहाँ पर ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है। सभी लोग की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कम्युनिटी में रहना पसंद करते हैं। अब देखिए धीरे धीरे यहाँ पर एक कम्युनिटी
रह रही हैं। यहाँ भी ए कम्युनिटी के कुछ लोग हैं, यहाँ ए कम्युनिटी के, यहाँ बी कम्युनिटी के, यहाँ बी कम्युनिटी के, ये इस प्रकार से। अब देखिए इस क्षेत्र से ए कम्युनिटी वाला कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। इस क्षेत्र से ए कम्युनिटी वाला कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब इस एरिए के अंतर्गत जो वितरण दिखाई देगा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसकी ग्रोथ हो जाएगी। ग्रोथ होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर संघन प्रतिरूप दिखाई देगा। ये बी और सी कम्युनिटी वाले क्या हैं, अपने अपने क्षेत्र में चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, धर्म जो रिलीजन है, जो कम्युनिटी है, ये प्रभावित कर रही हैं जनसंख्या को। वहाँ पर पलायन करके वे लोग क्या करते हैं, अपना निवास स्थान बना लेते हैं। परंपराएं, कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो हमारी कम्युनिटी से मैच नहीं खाती हैं, लेकिन फिर भी हमें अच्छी लगती हैं। तो क्या करते हैं, हम उन परंपराएं हैं, उन परंपरा को निभाने के लिए उस क्षेत्र में चले जाते हैं। जैसे हम गुजरात की बात करते हैं तो डांडिया प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम टूर के रूप में जाते हैं और वहाँ की जो परंपराएं हैं उनमें हम भागीदारी निभाते हैं। जैसे हम बात करते हैं उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों की, तो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है, जैसे जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, हिमाचल की बात करते हैं, वहाँ भी कुछ ऐसी परंपराएं, तो हम ग्रीष्म काल में वहाँ टूर के रूप में जाते हैं और वहाँ पर हम भागीदारी निभाते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ का वितरण भी क्या हो जाता है, कुछ समय के लिए संघन आपको दिखाई देता है। सामाजिक मान्यताएं, संरचनाएं, ये देखिए सामाजिक मान्यताएं और संरचना को हम इसी के अंतर्गत रखते हैं कि कुछ रिलीजन्स की अपनी एक स्पेसिफिक मान्यताएं होती हैं, उनका आधार होता है, वो प्रत्येक व्यक्ति को एक अच्छा लगने लगता है, जिससे वो व्यक्ति क्या करेंगे, उनको मानना धीरे धीरे शुरू कर देते हैं और वो उसी कम्युनिटी से बिलोंग करना शुरू कर देते हैं। कुछ पर्यटन स्थल होते हैं, कुछ ऐसी परंपराएं होती हैं जो हमें आकर्षित करते हैं और हम वहाँ पर जाते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 कारक हमने देखे हैं, भौतिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक कारक। अगर हमारा क्वेश्चन 4 नंबर का आता है तो हम आसानी से उसको कर सकते हैं। और इस प्रकार से प्रत्येक पॉइंट को, जैसे मैंने लिखा है यहाँ खनिज लिखकर आप उसका वर्णन करोगे, उद्योग लिखकर आप उसका वर्णन करोगे। इस प्रकार से आप पूरे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को डिस्क्राइब करोगे। अगर क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, अगर क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, तो वो पूछ सकता है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भौतिक कारक कौन सा है। तो आप उसमें वो बता सकते हैं, 4 नाम लिख देना आपको, जितने भी आपको याद हैं। जैसे हम बात करते हैं स्थिति की बात करते हैं, जैसे मृदा की बात करते हैं, जैसे जल की उपलब्धता की बात करते हैं, जैसे जलवायु की बात करते हैं। तो ये आपको पॉइंट के नाम लिखने हैं। प्रश्न की प्रकृति देखनी है हमें, शॉर्ट है या फुल लेंथ है, कैसी है, उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है, ठीक है। उसके बाद में अगला जो टॉपिक आता है हमारा, वो आता है जनसंख्या महासमूह है। जनसंख्या महासमूह क्या होता है ये देखेंगे हम, और कौन कौन से विषयों में जनसंख्या महासमूह पाए जाते हैं, ये देखिए। जनसंख्या महासमूह, देखिए जनसंख्या महासमूह है। हमने बात की थी 20 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य विश्व की लगभग कितने प्रतिशत है, 80% जनसंख्या निवास करती है। इसके अलावा भी कुछ क्षेत्र हैं, लेकिन वहाँ पर जनसंख्या क्या है, बहुत कम निवास कर रही है, 20%। तो एक कैलकुलेशन ये है कि पृथ्वी पर मानव निवास के लिए
अनुकूल क्षेत्र नहीं है या है, नहीं है या है। कितना क्षेत्र है? लगभग 50% क्षेत्र पृथ्वी पर मानव निवास के अनुकूल नहीं पाया जाता है। या पूछे अनुकूल पाया जाता है तो 50 ही हो गया, शेष 50% पाया जाता है। ये कैलकुलेशन है, हो सकता है ऐसा 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है। ठीक है, अब ये जहाँ मान लो 50% क्षेत्र मानव के लिए अनुकूल नहीं है, 50% क्षेत्र मानव के लिए अनुकूल है, तो जहाँ अनुकूल है वहाँ पर क्या मिलेगा आपको? विस्तृत क्षेत्र मिलेगा, जनसंख्या का घना बसा हुआ क्षेत्र मिलेगा। और उस क्षेत्र को ही हम किस में पढ़ रहे हैं? जनसंख्या समूह में पढ़ रहे हैं। क्या होता है? विस्तृत बसे हुए क्षेत्रों को क्या कहते हैं हम? विस्तृत रूप से बसे हुए क्षेत्रों को जनसंख्या महासमूह कहा जाता है। जनसंख्या महासमूह किसे कहते हैं? कि भौगोलिक दृष्टि से जो महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों पर मानव निवास पाया जाता है, और ये मानव निवास विस्तृत रूप से बसे हुए क्षेत्र होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? जनसंख्या महासमूह कहते हैं। कितने महासमूह पाए जाते हैं? कितने महासमूह हैं? 4 महासमूह पाए जाते हैं। एशियाई, यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका, ये 4 महासमूह हैं। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।